गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टैक्स की पाठशाला की आज पहली ऑनलाइन वेबिनार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मनोज लांबा टैक्स की पाठशाला की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वेबिनार का जो टॉपिक है वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली 1 जुलाई 2020 से 1 जुलाई 2020 से लॉन्च किया था। इसके अंदर का जो हमारा पुराना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता था उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, काफी प्रोसीजरल चेंजेस हैं। जो पुराने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन वाले यूनिट थे उनका क्या होगा ये भी अभी देखना बाकी है। कुछ व्यूअर्स अभी आ रहे हैं, 2 मिनट के लिए हम वेट करेंगे ताकि सभी के लिए दोबारा रिपीट ना करना पड़े। Good evening viewers, once again. Now most of the participants are available or online. Now we are going to start today's webinar. First of all, I Manoj Lamba, I welcome you all in very first webinar conducted by Tax Ki Pathshala online on this Zoom platform. The topic for today's discussion is new Uddam registration. As you know, the government has recently made drastically changes in the structure of MSME. The new Udyam registration is part of these changes to give effect the new definition of MSME, to make the India Atmanirbhar, to make the India self-reliant. The government has recently changed the definition of MSME and enhanced the scope, enhanced the area of micro, small and medium enterprises. So let's start today's discussion. Start today's discussion with the definition of MSME. New definition of MSME. How can an enterprise be classified as micro, small or medium enterprise? How can an enterprise be classified as micro, small or medium enterprise? The new definition is given in the table given in this presentation. There are 3 categories of enterprise
इन एमएसएमई, वन इज माइक्रो, सबसे छोटी जो है वो माइक्रो है, फिर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो इंटरप्राइजेस कौन सी? माइक्रो इंटरप्राइजेस वो है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट 1 करोड़ रुपए तक है, या जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक। आपकी प्लांट एंड मशीनरी में टर्नओवर जो है 1 करोड़ रुपए है, इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ रुपए तक है, और सेल की जो सीमा है वो 5 करोड़ रुपए है। अगर आपकी सेल 5 करोड़ रुपए है कम है और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है, तो ऐसी दशा में आपकी ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो इंटरप्राइज में फॉल करेगी। दूसरी चीज, स्मॉल इंटरप्राइजेस आप कब कहलाएंगे? जब आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम। स्मॉल इंटरप्राइजेस कौन सी हुई? जहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे है इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, तो आप स्मॉल इंटरप्राइजेस कराएंगे। और यहाँ पर सेल की जो मैक्सिमम सीमा रखी गई है स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए वो है 50 करोड़ रुपए। मीडियम इंटरप्राइजेस, आप मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में कब आएंगे? जब प्लांट एंड मशीनरी के बीच में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 11 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में। 50 करोड़ तक प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक भी है तो ऐसी दशा में भी आप मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। अब अगर इस नई डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं तो क्या क्रंच निकालते हैं, आप देखिए 5 करोड़ तक की टर्नओवर वाले यूनिट को, 5 करोड़ की टर्नओवर वाले यूनिट को अब माइक्रो कहा जाता है, और 250 करोड़ की सेल करने वाला यूनिट भी अब एमएसएमई में फॉल करेगा एज ए मीडियम इंटरप्राइज। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा ली गई एक ये बहुत बड़ी पहल। बड़ी पहल मैं क्यों कह रहा हूं? 250 करोड़ की सेल करने वाली इंडिया में कंपनियां कितनी हैं, यूनिट कितने हैं? ऐसे में 250 करोड़ की टर्नओवर तक आप मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाएंगे, एमएसएमई के बेनिफिट उठा पाएंगे। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। यानी 5 करोड़ 1 करोड़ रुपए से लेके 250 करोड़ रुपए तक आपकी टर्नओवर है। और प्लांट एंड मशीनरी की आप अगर लिमिट देखिए तो 50 करोड़ रुपए तक भी अगर आपकी सेल है, इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी में, तो आप एमएसएमई की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को हम कंसीडर अगर करते हैं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ टर्नओवर की सीमा को काफी बड़ा रखा गया है, काफी ऊंचा रखा गया है। अब बड़े बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े यूनिट एमएसएमई में फॉल करेंगे, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में बहुत कम है जिनकी हम दूसरी भाषा में कहें कि पक्के में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक है और सेल 250 करोड़ तक। वॉइस क्लियर। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से यूनिट इंटरप्राइज की डेफिनेशन में आते हैं। बहुत लोगों को पहले भी ये डाउट रहता था कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए, उद्योग आधार के लिए क्या ट्रेडर कवर्ड हैं? क्या एक ट्रेडिंग यूनिट एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर करा सकता है? तो ये मैं बताना चाहूंगा, अब भी एमएसएमई के लिए जो टर्नओवर की लिमिट्स थी या इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट थी उसको बढ़ाया गया है।
पर इंटरप्राइज की डेफिनेशन को चेंज नहीं किया गया। अगर हम सेक्शन 2A 2E ऑफ एमएसएमई एक्ट को पढ़ते हैं तो ये क्या कहता है? इट सेज enterprise means an industrial undertaking or a business concern or any other establishment by whatever name called engaged in the manufacture or production of goods in any manner pertaining to any industry specified in first schedule of the Industrial Development and Regulation Act 1951 55 of 1951। यानी केवल इंटरप्राइज वो थी जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में लगी हुई है, या एंगेज इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग एनी सर्विस और सर्विसेज, या किसी तरह से आप किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में या सर्विस को प्रोवाइड करने के व्यापार में लगे हुए हैं, तो ऐसी दशा में आप इंटरप्राइज की डेफिनेशन में फॉल करते थे। इस डेफिनेशन को स्टडी करने के बाद, इस डेफिनेशन को रीड आउट करने के बाद हम ये पाते हैं कि इंटरप्राइज वही लोग थे जो या तो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में थे या सर्विस प्रोवाइडिंग के बिजनेस में थे। यहां पर ट्रेडर कहीं भी कवर्ड नहीं। अब पहली चीज जो एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव आया, पहला चेंज तो ये आया कि अब जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के बीच में डिस्टिंक्शन थी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट को लेके और सेल को लेके, उस डिस्टिंक्शन को खत्म कर दिया गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री एट पार है। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री एट पार हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री एट पार हैं तो कैसे होगा? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री एट पार आने का मतलब यह है कि सर्विस के अंतर्गत हमारा टर्नओवर बहुत कम होता था। आज अगर हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की बात करते हैं, या एक डॉक्टर की बात करते हैं, या एक इंटीरियर डिजाइनर की बात करते हैं, या एक आर्किटेक्ट की बात करते हैं, या किसी और प्रोफेशनल लॉयर या एडवोकेट की बात करते हैं, तो ऐसे में 250 करोड़ की टर्नओवर वाले लोग कितने हैं ये आप खुद समझ पाते हैं। तो सर्विस सेक्टर के लिए भी लिमिट 250 करोड़ रुपए और प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की लिमिट 50 करोड़ रुपए कर देना अपने आप में एक इतना बड़ा बदलाव है कि बड़े बड़े यूनिट भी अब एमएसएमई के दायरे में आएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, जनरली क्वेश्चन ये किया जाता है कि क्या ट्रेडर कवर्ड हैं एमएसएमई में कि नहीं? क्या ट्रेडर्स को हम सर्विसेज की कैटेगरी में दिखाकर ट्रेडर का भी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले सकते थे? अभी तक जो कानून है, अभी तक जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली traders are not covered under the definition of MSME, but the MSME minister Shri Nitin Gadkari assured the public that very soon you will see that traders are also eligible for MSME registration। जी हाँ, नितिन गडकरी जी ने ये आश्वासन दिया है कि बड़ी जल्दी ही ये बदलाव भी आप देखेंगे, क्योंकि जो हमारे ट्रेडर हैं वो ही इतने मास लेवल में हैं कि बेसिकली एमएसएमई को सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग वही हैं। अगर 20% मैन्युफैक्चरर हैं तो 20% मैन्युफैक्चरर को 80% ट्रेडर ही माल सप्लाई करता है। और एक तरफ जब हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं, तो ऐसे में ये तभी संभव है जब हम ट्रेडर को भी एमएसएमई के दायरे में लाएं, क्योंकि ट्रेडर ही मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या माल प्रोवाइड कर रहा है। छोटे छोटे हमारे ट्रेडर जब तक एमएसएमई के दायरे में नहीं आएंगे, हमारी एमएसएमई रियल सेंस में मजबूत नहीं होगी। तो नितिन गडकरी जी ने इस आश्वासन को सुना है और आश्वासन दिया है जनता को कि बड़ी जल्दी ट्रेडर का भी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन अलाउड किया जाएगा। तो ये पहली न्यूज थी जो आज की थी। अब बात करते हैं हम उद्यम रजिस्ट्रेशन की। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि से
व्हाट हैपन इफ द इंटरप्राइजेस क्रॉसेस द सेलिंग लिमिट। मेरी सेल इस साल तो थी 4 करोड़, अगले साल ये 7 करोड़ हो जाएगी। इस साल मेरी सेल थी 4 करोड़, अगले साल ये 7 करोड़ हो जाएगी। यानी मैं माइक्रो से निकल के स्मॉल में आने वाला हूं, मैं माइक्रो से निकल के स्मॉल में आने वाला हूं, या मेरी सेल और बढ़ गई, मैं स्मॉल से निकल के मीडियम में जाने वाला हूं। अब ये क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या होगा जब एक इंटरप्राइजेस की सेल एक कैटेगरी से ऊपर वाली कैटेगरी में चली जाएगी। या मैं पहले स्मॉल था, पिछले साल मेरी सेल 10 करोड़ थी, तो आइए मैं स्मॉल एंटरप्राइज, अब मेरी सेल रहेगी 4 करोड़। अब मैंने किस में आना है? माइक्रो में आना है। यानी हायर लेवल जाने पे मैं अगले स्टेज में जा सकता हूं और रिवर्स होने पे मैं लोअर लेवल में आ सकता हूं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इंटरप्राइजेस अपनी सीलिंग लिमिट को क्रॉस करती है तो ऐसी दिशा में क्या होगा। तो एमएसएमई का जो सर्कुलर आया है ये क्या कहता है? इट सेज इफ एन इंटरप्राइजेस, इफ एन इंटरप्राइज, हर जगह वर्ड आपको इंटरप्राइज मिलेगा, इसलिए इंटरप्राइज की डेफिनेशन मैंने आपको पहले स्टडी कराई। इफ एन इंटरप्राइज क्रॉसेस द सीलिंग लिमिट स्पेसिफाइड फॉर इट्स प्रेजेंट कैटेगरी इन आइदर ऑफ द टू क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, दोनों में है एक क्राइटेरिया भी आपने ऊपर चला गया, 5 से आपकी 7 करोड़ होगी तो आप स्मॉल बन जाएंगे। दोनों में से एक क्राइटेरिया भी आप मेट आउट करते हैं या 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, टर्नओवर से अभी कम ही है, तो भी आप उस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। इफ एन इंटरप्राइजेस क्रॉसेस द सीलिंग लिमिट स्पेसिफाइड फॉर इट्स प्रेजेंट कैटेगरी इन आइदर ऑफ टू क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, दो ही क्राइटेरिया, it will cease to exist in that category and will be placed in next higher category। अब मैक्रो से आप स्मॉल बने किसी भी कारण से, टर्नओवर बढ़ जाने के कारण या प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट बनने के कारण, तो ऐसी दिशा में आप नेक्स्ट हायर कैटेगरी में प्लेस कर दिए जाएंगे, यानी मैक्रो से स्मॉल। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं, जब मैं माइक्रो से स्मॉल में गया तो क्या मेरे को दोबारा रजिस्ट्रेशन लेना है या रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट करनी है? अगर मैं कोई डिक्लेरेशन नहीं फाइल करता तो हाउ द गवर्नमेंट कम्स टू नो कि नाउ आई एम ए स्मॉल एंटरप्राइजेस, आई एम कन्वर्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल। तो ऐसी दिशा में देखना पड़ेगा कि क्या होगा, आने वाली स्लाइड्स में हम समझेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि जब भी आपकी सेल या आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ऐसी दिशा में आप नेक्स्ट हायर कैटेगरी में प्लेस कर दिए जाएंगे। अब when an enterprise is placed in lower category, जैसे मैंने पहले बात की, अब आपकी टर्नओवर कम होगी, आपकी टर्नओवर कम होगी या आपने कुछ प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, तो ऐसी दिशा में हो सकता है कि आप लोअर कैटेगरी में आ रहे हो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या प्रोविजन लाया, क्या कहता है सर्कुलर? नो इंटरप्राइजेस शैल बी प्लेस्ड इन लोअर कैटेगरी, कोई भी इंटरप्राइज लोअर कैटेगरी में प्लेस नहीं की जाएगी unless it goes below the ceiling limit specified for its present category in both the criteria of investment as well as turnover। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपने एक स्टेज ऊपर जाना है तो टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट में है, कोई भी लिमिट आपकी बढ़ जाए, आप नेक्स्ट हायर कैटेगरी में प्लेस हो जाओगे। लेकिन अगर नीचे आना है, स्मॉल से माइक्रो में आना है या मीडियम से स्मॉल में आना है, जब तक दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं आएगा, आप नीचे वाले कैटेगरी में प्लेस नहीं होंगे। ये हमारे प्रोफेशनल्स के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर प्लेसिंग इन द हायर कैटेगरी आइदर ऑफ investment limit or either of the turnover limit criteria is to met, either of two means one is to be met, but for placing into the lower category, for placing into the lower category we have to met both the criteria। दोनों क्राइटेरिया में आपकी सेल भी कम होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होनी चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे।
what happens in case more than one GST against same PAN? अब ऐसा होता है, बहुत सारी फैक्ट्री, बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जिनका पैन तो एक ही है, लेकिन डिफरेंट स्टेट में होने की वजह से, डिफरेंट स्टेट में उनके ऑपरेशन होने की वजह से उनके कई सारे जीएसटीएन हैं। जब आपके पास एक से ज्यादा जीएसटीएन है तो क्या होगा? ऑल यूनिट्स विथ जीएसटीएन लिस्टिंग अगेंस्ट सेम पैन shall be collectively treated as one enterprises and turnover and investment figure for all such entities shall be seen together. अब इसको एक एग्जांपल से समझ। मेरा एक क्लाइंट है या मेरा एक इंटरप्राइज है, 5 डिफरेंट इंटरप्राइज हैं, 5 डिफरेंट स्टेट। मेरा एक यूनिट हरियाणा में है, एक पंजाब में, एक यूपी में, एक हिमाचल में, एक दिल्ली में। पांचों की सेल 60 करोड़ रुपए। 60 करोड़ में होने का मतलब क्या हो गया? टोटल सेल 300 करोड़ रुपए। तो ऐसी दशा में मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे 5 डिफरेंट इंटरप्राइजेस हैं, पांचों की सेल मेरी 250 करोड़ से कम है और पांचों के लिए मैं एमएसएमई में फॉल करता हूं और मेरे को एमएसएमई में जगह दे दीजिए और मेरे को एमएसएमई के बेनिफिट दे दीजिए। एमएसएमई में फॉल करने के लिए अब इसको पैन बेस्ड कर दिया गया। आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को भी अब पैन और जीएसटीएन से लिंक कर दिया गया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मेरे 5 स्टेट में बिजनेस है और पांचों में सेल 60 करोड़ रुपए। टोटल सेल कितनी होगी? 300 करोड़ रुपए। अगर हम इंडिविजुअली देखें, ऑल दी 5 enterprises आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर एलिजिबल फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई बेनिफिट, बट द सर्कुलर से हम बात कर रहे थे, अगर एक से ज्यादा जीएसटीएन है, एक से ज्यादा जीएसटीएन है तो ऐसे में क्या होगा? अगर एक से ज्यादा जीएसटीएन है तो एमएसएमई में टर्नओवर की कैलकुलेशन करने के लिए या प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए सारी जीएसटीएन की टर्नओवर मिलाकर जो कंसोलिडेटेड टर्नओवर है वो देखी जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कि आपके 5 यूनिट हैं, आपके अगर 5 यूनिट है तो पांचों यूनिट को आपने कंसोलिडेट करके देखना है कि टोटल टर्नओवर कितनी है। अगर टोटल टर्नओवर 250 करोड़ के नीचे है तो आप एमएसएमई की किसी कैटेगरी में प्लेस हो सकते हैं। अगर ये टोटल टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है तो ऐसे में आप किसी भी कैटेगरी में प्लेस नहीं हो पाएंगे, आप एमएसएमई के दायरे से बाहर हो जाएंगे। रोल ऑफ एग्रीगेट वैल्यूज, मैंने अभी आपको बताया एग्रीगेट वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई एलिजिबिलिटी और एमएसएमई बेनिफिट्स। Only aggregate value of all the units turnover or all the investment in a plant or machinery on a single PAN, it is all on PAN based now, will be considered for deciding your category as micro, small or medium enterprises. अब बात यह आती है कि अगर आप एमएसएमई बनना चाहते हैं, आप एमएसएमई के बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो ऐसे के लिए आपको क्या करना होगा? पहले एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उद्योग आधार होता था, उद्योग आधार। अब सरकार ने इसे चेंज कर दिया है, उद्योग आधार नहीं रहा, उद्योग आधार को रिप्लेस कर दिया गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन से। उद्योग आधार को रिप्लेस कर दिया गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन से। एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश ए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम enterprise may file Udyam registration online on Udyam registration portal on self-declaration basis. The site for registration of same is www.udyamregistration.gov.in. जी हाँ, कोई भी पर्सन जो माइक्रो, स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइज के लिए अपने आप को कैटेगराइज कराना चाहता है, उसे गवर्नमेंट को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी और वो सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए उसके लिए एक अलग पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया है। उस पोर्टल का नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल।
और पूरा एड्रेस मेरी पीपीटी में दिया हुआ है। दैट वेबसाइट इज www.uddamregistration.gov.in www.uddamregistration.gov.in। अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहते हैं तो पहले की तरह यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, पेपर, सर्टिफिकेट और प्रूफ। सेकंड, फर्दर देयर इज नो फीस फॉर फाइलिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन फाइल करने की कोई सरकारी फीस नहीं है। जो चार्जेस प्रोफेशनल आपसे उद्यम रजिस्ट्रेशन फाइल करने के लेगा वही चार्जेस हैं। अदरवाइज उद्यम रजिस्ट्रेशन फाइल करने के लिए कोई सरकारी फीस नहीं रखी है। इट इज टोटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी लागत। उसके बाद आधार नंबर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास वैलिड आधार नहीं है। जब तक आधार नहीं है तब तक आपका उद्योग रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। यानी यहां पर बेसिक कंडीशन क्या होगी? फॉर रजिस्ट्रेशन इन द उद्यम पोर्टल, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट एज ए उद्यम, यू मस्ट हैव वैलिड आधार। उसके बाद ऑन रजिस्ट्रेशन एन इंटरप्राइजेस रेफर टू एज उद्यम। इंटरप्राइज को क्या बोला जाएगा? उद्यम बोला जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल will be assigned a permanent identity number known as उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। जब ये सारा कुछ जो डिटेल ये साइट मांगेगी आप इस साइट को प्रोवाइड कर देंगे तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा और ये नंबर परमानेंट होगा। जब तक आपका इंटरप्राइज रहेगा, जब तक आपका यूनिट रहेगा, ये नंबर अलाइव रहेगा। जब भी आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन अलाउड होगा, एन ई सर्टिफिकेट नेमली उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी इशूड ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एक ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जिसे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहेंगे और ये कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे मिलेगा। इन केस एन एंटरप्राइज इज दुली रजिस्टर्ड एज उद्यम विद पैन, एनी डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर when it did not have PAN shall be filed on self declaration basis। अब क्या रखा कि कोई इंटरप्राइजेस ऐसी थी जो डुली रजिस्टर्ड थी उद्यम विद पैन, एनी डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर when it did not have PAN shall be filed on self declaration basis। कोई पुरानी डेफिशिएंसी है, जब पैन नहीं था तब की कोई भी डेफिशिएंसी है वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर फाइल हो सकेगी। तो इट इज द प्रोसेस फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, नो पेपर रिक्वायर्ड, नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, नो प्रूफ रिक्वायर्ड, नो फीस इज देयर। ओनली रिक्वायर्ड थिंग इज योर वैलिड आधार नंबर एंड वंस द उद्यम रजिस्ट्रेशन इज अलॉटेड इट इज ए परमानेंट वन। Now the basic question, whether all already registered MSME has to register again? The answer is yes। जी हाँ, सारे के सारे already registered MSME को दोबारा से उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है अगर वो MSME के बेनिफिट लेना चाहती हैं। प्लीज नोट दैट all MSME registered units have to reseek उद्यम रजिस्ट्रेशन once again। कैसे मिलेगा ये? जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूनिट है उनके लिए अलग प्रोसीजर है, उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं इस स्लाइड में। ऑल एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड अंडर EM पार्ट 2 एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम बोलते थे। EM मींस एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम और उद्योग आधार मेमोरेंडम, या उनके पास पहले उद्योग आधार था, shall registered again on उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020। यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन कब से आया? 1 जुलाई 2020 से। आप ऑलरेडी MSME रजिस्टर्ड भी थे, ऑलरेडी आपके पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी था, तब भी आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पे दोबारा है रजिस्ट्रेशन कराना है
1 जुलाई 2020 के बाद। अब लोगों का कहना है ऐसा क्यों, जब मेरे पास पहले 2000 है, बार बार फॉर्मेलिटीज क्यों, बार बार पेपर कार्रवाई क्यों? भैया ये जरूरी है। जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है, हो सकता है कि दायरा बढ़ जाने की वजह से पहले आप स्मॉल में फॉल करते थे, अब आप माइक्रो में फॉल कर रही हैं, आपकी डिग्रेडिंग हो गई है। पहले आप मीडियम में फॉल करते थे, अब आप स्मॉल में फॉल कर रही हैं। तो इस डिग्रेडेशन की वजह से या इंक्रीमेंट की वजह से या किसी भी कारण की वजह से गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपके जो भी स्टेटस है मैक्रो, स्मॉल या मीडियम का, उसे रिक्लासिफाई किया जाए। फॉर रिक्लासिफिकेशन पर्पसेस ऑल यूनिट्स already registered as MSME or having valid Adhog Aadhaar registration have to re-seek once again Adhog Udyam registration after 30th June 2020. The existing unit registered prior to 30th June 2020 shall continue to be valid till 31st March 2021. यह सरकार ने एक छोटी सी राहत उनको दी। अगर कोई पुराने रजिस्टर्ड यूनिट हैं और अगर वो कंटिन्यू रहना चाहते हैं, उनकी कोई कैटेगरी में कोई चेंज नहीं है, तो उनके पास 31 मार्च 2021 तक का समय है अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। लास्ट, जितने भी इंटरप्राइजेस किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हाथ रजिस्टर्ड थे, उन्हें भी अपने आप को दोबारा उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ओनली मैंडेटरी थिंग इज योर आधार नंबर। किसका आधार? किसका आधार? ये स्लाइड बताती है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार, अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर का आधार, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं तो कर्ता का आधार, अगर आप कंपनी है तो कंपनी के केस में उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो अथोराइज सिग्नेटरी बनाया है उसका आधार अलोंग विद जीएसटीएन एंड पैन। कंपनी के केस में जीएसटीएन और पैन भी चाहिए अलोंग विद द पैन नंबर ऑफ अथोराइज सिग्नेटरी। सेम वे में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी जीएसटीएन और पैन अलोंग विद द आधार ऑफ अथोराइज सिग्नेटरी। Same in the case of cooperative society, authorized signatory shall provide GSTN and PAN along with its Aadhaar number. Same in the case of society, authorized signatory shall provide GSTN and PAN along with its Aadhaar number. Same in the case of trust. यानी आधार नंबर मैंडेटरी है। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर का दे दीजिए, कर्ता का दे दीजिए, प्रोप्राइटर का दे दीजिए पैन आधार नंबर। और अगर आप कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी या ट्रस्ट है तो ऐसी दिशा में आपने जो पैन देना है वो अथोराइज सिग्नेटरी का देना है जीएसटीएन और पैन के साथ। अब अगला सवाल ये किया जा रहा है, क्या एक एंटिटी का एक से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन हो सकता है? तो यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा, कोई भी इंटरप्राइजेस का एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ऑल यूनिट्स फॉलिंग अंडर ए सेम पैन हैव ओनली वन उद्यम रजिस्ट्रेशन, नो सेपरेट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी इंटरप्राइज। एक इंटरप्राइज का एक उद्यम रजिस्ट्रेशन है, एक से ज्यादा वो फाइल नहीं करेगा, मतलब एक पैन के लिए एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो अभी प्रोफेशनल और चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों को समझनी चाहिए। हाउ डू यू कंप्यूट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट? आपको पता है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए एमएसएमई में क्लासिफिकेशन के लिए जो लिमिट देखी जानी है वो ये देखी जानी है कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट क्या है। कुछ लोगों का सुबह भी मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर ये लिमिट क्या है, काउंट की जाएगी? तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि सर्कुलर क्या कहता है। सर्कुलर सेज, नोटिफिकेशन सेज, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट ऑफ द इंटरप्राइज, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ द इंटरप्राइज shall have same meaning as assigned to plant and machinery in income tax rule 1962। प्लांट एंड मशीनरी का वही मीनिंग होगा जो इनकम टैक्स रूल 1962 में है। It shall include tangible asset other than land and building, furniture and fittings। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग्स इंक्लूड होंगी।
अब दूसरा सवाल जो लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई इसके लिए ग्रोस वैल्यू देखी जानी है या रिटर्न डाउन वैल्यू देखी जानी है. Once again, I want to clarify you through this platform of Tax Ki Pathshala कि for the purpose of calculating the limit in investment in plant and machinery of an enterprise, only gross value is to be considered. Please make your depreciation chart. It is advisable that please prepare your depreciation chart in such a manner that कि आपकी ग्रोस वैल्यू उससे नजर आए. जब तक आपके डेप्रिसिएशन चार्ट में उसकी ग्रोथ वैल्यू मेंशन नहीं होगी, कभी भी आप प्लांट एंड मशीनरी की सही ग्रोथ वैल्यू की इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल पाएंगे. प्लीज नोट दैट ओनली ग्रोथ वैल्यू is to be considered for calculating the limit in plant and machinery. Further, calculation of investment in plant and machinery or equipment will be linked now to income tax return of the previous year filed in Income Tax Act 1961. पहले ये नहीं था 2000 में सीए सर्टिफिकेट लगता था. अब उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की लिमिट काउंट करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी में आपकी आईटीआर को लिंक कर दिया. आईटीआर को लिंक करने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट को काउंट करने के लिए आपकी आईटीआर चेक की जाएगी. आईटीआर में पिछले साल की आईटीआर में आपकी प्लांट एंड मशीनरी की ग्रोस वैल्यू क्या आ रही है उसको कंसीडर करना है माय डियर. उसके बाद इसमें एक चीज और बता दूं, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू काउंट करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट की वैल्यू काउंट करने के लिए लैंड की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू, फर्नीचर और फिटिंग्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नोट कर लीजिए, लैंड की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू, फर्नीचर और फिटिंग्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी. इसमें अनटेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी इंक्लूड नहीं की जाएगी. अब आगे चलते हैं. अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू तब कैसे लगाएंगे जब कोई आईटीआर अवेलेबल ही नहीं. In case new enterprises where no prior ITR is available, investment will be based on self-declaration of promoter of an enterprise. Such relaxation shall end after 31st March of the financial year, which it files its first ITR. ये क्या कहता है, कोई भी नया इंटरप्राइजेस जहां कोई प्रायर आईटीआर अवेलेबल नहीं, जहां पर कोई प्रायर आईटीआर अवेलेबल नहीं है, वहां प्रमोटर की सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर ये इन्वेस्टमेंट की लिमिट काउंट की जाएगी. सच रिलैक्सेशन शैल एंड आफ्टर 31st मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हेन इट फाइल्स इट फर्स्ट आईटीआर. कोई नया यूनिट है, कोई प्लांट एंड मशीनरी के लिए कोई अभी रिटर्न ही नहीं गई है, तो वो कह रहा है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो प्रमोटर की, वो सेल्फ डिक्लेरेशन से ही हम प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू मान लें. दूसरे केस में क्या कहा, जब आपकी आईटीआर फाइल होगी तो आईटीआर फाइल होने के बाद जो 31st मार्च की वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की, वो इस पर्पस के लिए काउंट की जाए. अब उसके बाद लास्ट पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द परचेज इनवाइस वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट वेदर परचेज फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड, फर्स्ट हैंड खरीदी है, सेकेंड हैंड खरीदी है, कोई फर्क नहीं है, shall be taken into the account excluding GST. से मैंने 10 लाख रुपए की कोई मशीनरी खरीदी, 18% जीएसटी था, टोटल वैल्यू हुई 11,80,000 रुपए. मैंने सप्लायर को दिए 11,80,000 रुपए. 1,80,000 रुपए का जो जीएसटी है वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट को काउंट करने के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा. इसका ध्यान देंगे प्रोफेशनल भी और इंटरप्रेन्योर भी. सेल्फ डिस्क्लोजर बेसिस पे आपको ये बताना होगा. अगर इट इज ए न्यू वन केस विदाउट आईटीआर, अगर आईटीआर है तो आईटीआर से बतानी है, अगर आईटीआर नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन से बतानी है. लेकिन जैसे ही आईटीआर आ जाएगी, जो 31st मार्च की वैल्यू होगी उसको कंसीडर किया जाएगा. इट इज ऑल अबाउट हाउ द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी कैलकुलेटेड. नाउ द क्वेश्चन, हाउ द टर्नओवर इज टू बी कंप्यूटेड. For the clarification of turnover, I want to state that information
with respect to turnover and export turnover for enterprise shall be linked to Income Tax Act or CGST and the GSTN. आप देखिए टर्नओवर आपने अगर लिखनी है एमएसएमई के बेनिफिट लेने के लिए तो इसे भी लिंक कर दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी से। इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी से लिंक करने से क्या होगा, अब कुछ पैन बेस्ड हो गया, अब कुछ भी हेरा फेरी चलने वाली नहीं है। एमएसएमई के लिए कुछ टर्नओवर, इनकम टैक्स के लिए कुछ टर्नओवर, जीएसटी के लिए कुछ टर्नओवर, कंपनी एक्ट के लिए कुछ टर्नओवर। जो ये हम जगलरी करते थे, जो ये हम एडजस्टमेंट्स करते थे, वो सारी खत्म है। आईटीआर और जीएसटीएन को उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक कर देने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि किसी एसएससी की या किसी क्लाइंट की उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जो टर्नओवर और एक्सपोर्ट टर्नओवर आपने दिखानी है वो इनकम टैक्स रिटर्न या जीएसटी के बेस पे ही दिखानी है, कहीं अपने आप से कोई और टर्नओवर दिखाने की जरूरत नहीं। अगली बात, द टर्नओवर रिलेटेड फिगर ऑफ सच इंटरप्राइजेस which do have PAN will have to be considered on self declaration basis for period up to 31st March 2021 and thereafter PAN and GST shall be mandatory। 31 मार्च 21 तक तो छूट है मेरे भाई, कि आप सेल्फ रेगुलेटरी बेसिस पे दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सेल्फ रेगुलेटरी बेसिस पे दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 31 मार्च 21 के बाद जब तक पैन और जीएसटी मैंडेटरी हो जाएंगे तो ये पैन और जीएसटी से ही देखी जाएगी। एक चीज और लास्ट में नोट कर लीजिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और बोथ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और बोथ शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग द टर्नओवर ऑफ एन एंटरप्राइजेस वेदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को देखने के लिए एक्सपोर्ट सेल को काउंट नहीं किया जाएगा। सपोज कीजिए एक यूनिट ऐसा है जो एक्सपोर्ट भी करता है, 100 करोड़ का एक्सपोर्ट उसका है और 250 करोड़ की डोमेस्टिक सेल है, तो टोटल टर्नओवर कितनी होगी, 350 करोड़। लेकिन यहाँ पर एमएसएमई की टर्नओवर कितनी हुई, 250 करोड़। तो एक्सपोर्ट को काउंट नहीं करना है, एक्सपोर्ट को एक्सक्लूड कर देना है। एक्सपोर्ट को छोड़ के देखा जाएगा कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़, 50 करोड़ या 250 करोड़ से एक्सीड तो नहीं करती। अब हाउ डज अपडेशन ऑफ स्टेटस वर्क ऑन दी उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल पे ये सारा कुछ अपलोड कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल सेल घटती बढ़ती रहती है, हर साल प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट घटती बढ़ती रहती है। तो गवर्नमेंट कैसे अपडेट करेगी इस डाटा को, ये इस स्लाइड को पढ़ के आपको पता चलेगा। एन एंटरप्राइजेस हैविंग उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर shall update its information online on Uddam registration portal, including detail of the ITR and GST return of the previous financial year and such additional information as may be required on self declaration basis। अब ये क्या कह रहा है, कोई भी इंटरप्राइज जिसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी जिसने भी अपने आप को एज ए उद्यम रजिस्टर करा लिया और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया, उसे कुछ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। वो डिटेल कहां से आएगी, उसकी आईटीआर और जीएसटी है आएगी। आईटीआर और जीएसटी की कौन से है आएगी, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की आएगी। और उसे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अपलोड करनी होगी सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर, जैसा कि कहा जाएगा। यानी अब उद्यम रजिस्ट्रेशन अधोग आधार की तरह नहीं रहा। उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको टर्नओवर्स की फिगर रेगुलरली एनुअल बेसिस पर अपडेट करनी होगी सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर। अब अगर आप ये डिटेल अपलोड नहीं करते तो क्या होगा, मेरे को पता है आपका प्रोफेशनल भाई है, अगला सवाल यही होगा कि अगर हम अपलोड नहीं करते तो क्या होने वाला है। तो सुन लीजिए क्या होने वाला है। फेलियर टू अपडेट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑन inline Uddam registration portal of the enterprise is liable for suspension of its status। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं की ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपका एज ए उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।
Based on the information furnished or gathered from government sources, including ITR or GST return, the classification of enterprise will be updated. जो GST से डाटा आएगा या ITR से डाटा आएगा, उसके बाद हर साल आपको रिकैटेगराइज किया जाएगा कि अब आप माइक्रो हैं, स्मॉल हैं या मीडियम हैं. इन केस ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी, माइक्रो से स्मॉल बने, और रिवर्स ग्रेजुएशन मीडियम से स्मॉल बने या माइक्रो बने. यानी जब भी आपकी कैटेगरी चेंज हो रही है, माइक्रो से स्मॉल में जा रहे हैं, स्मॉल से मीडियम में जा रहे हैं, या मीडियम से स्मॉल में आ रहे हैं, या स्मॉल से माइक्रो में आ रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रही है या रिवर्स ग्रेजुएशन हो रही है, ऐसे में जब भी आपका स्टेटस चेंज होगा, एक कम्युनिकेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन से आपके पास आएगा. उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल से आपको एक मेल आएगी कि आपका स्टेटस ये है. अब आगे क्या है? इन केस ऑफ अपवर्ड चेंज, in case of upward change in terms of plant and machinery or equipment or turnover or both, and consequent to reclassification, an enterprise will maintain its prevailing status till expiry of 1 year from end of the registration. जिस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन रहा, यानी इट इज इयरली अफेयर्स नाउ कि आप सेम कैटेगरी में रहते हैं, आप अगली क्लास में चले जाते हैं या अगली क्लास से भी पिछली क्लास में आ जाते हैं, ये 1 ईयर अफेयर्स, तो हर साल ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी. इन केस ऑफ रिवर्स ग्रेजुएशन ऑफ एन enterprises, whether as a result of reclassification or due to actual changes in investment in plant and machinery or equipment or turnover or both, whether the enterprise is registered under the act or not, the enterprise will continue in its present category till the closure of financial year, and it will be the benefit of change status only effect from 1st April to financial year following the year in which the change took place. मान लो जिस साल मेरा चेंज हुआ, उस साल से अगले साल तक 31 मार्च कंप्लीट होने तक मैं सेम स्टेटस एंजॉय करूंगा. जो मेरा स्टेटस बदल भी गया, उस स्टेटस का बेनिफिट अगले साल से पड़ेगा, ना कि उसी दिन से जिस दिन से मैंने ये टर्नओवर कर से मेरी टर्नओवर 50 करोड़ से इंक्रीज कर गई. मैंने मीडियम से स्मॉल से मीडियम में जाना, मैंने स्मॉल से मीडियम में जाना, तो एक साल तक तो ये ऐसे ही रहेगा. जब अगला 1 अप्रैल आ जाएगा, तब से आप मीडियम एंटरप्राइजेस को जो बेनिफिट हैं वो इंजॉय कर पाएंगे. अब अगला क्वेश्चन ये है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. अब इसके लिए गवर्नमेंट ने एक साइट बनाई है, champions.gov.in, champions.gov.in. ये भी MSME का ही एक पोर्टल है, champions.gov.in. तो यहाँ पे यही कह रहा है, द चैंपियंस कंट्रोल रूम, the champion control room functioning in various institutions and offices of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, including the development institution, shall act as a single window system facilitating the registration process and further handling the micro, small and medium enterprises. जो चैंपियन का पोर्टल है, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल बनाया अंडर द चैंपियन गाइडलाइनशिप, वो एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा. इस उद्यम रजिस्ट्रेशन से लेके जितने भी आपके सवाल, शक या जवाब या ग्रीवेंसेस जो भी हैं, वो सारे के सारे इस विंडो से ही डील होंगे. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिस हैं, वो सिंगल विंडो फैसिलिटेशन सिस्टम के रूप में एक्ट करेंगे. अब आगे बात करते हैं, अगर किसी के पास आधार ही नहीं है, उद्यम उसने बना लिया, आधार नंबर अब तक है नहीं, फिर क्या करे भाई? इज देयर एनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर लैक ऑफ आधार नंबर? तो यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा, एनी पर्सन हु इज नॉट एबल टू फाइल उत्तम रजिस्ट्रेशन फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग लैक ऑफ आधार नंबर may approach any of the above single window system for उत्तम रजिस्ट्रेशन पर्पसेस. उत्तम रजिस्ट्रेशन सिंगल विंडो सिस्टम में जाना होगा. Such person is to be compared with either of the following. इनमें से एक चीज लेके जाना, आधार इनरोलमेंट स्लिप ले जाइए, कॉपी ऑफ आधार इनरोलमेंट रिक्वेस्ट ले जाइए, बैंक फोटो पासबुक ले जाइए,
वोटर आइडेंटिटी कार्ड ले जाइए, पासपोर्ट ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए। तो ऐसे में सिंगल विंडो सिस्टम आपको आधार नंबर गेट करने में मदद करेगा और आधार नंबर मिल जाने पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आपको कोई शिकायत है तो कोई उस शिकायत को, उस ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म भी बनाया गवर्नमेंट ने। वो कह रहा है कि इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी और कंप्लेंट, इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ कंप्लेंट, द जनरल मैनेजर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। कौन अथॉरिटी है? रिड्रेसल कमीशन कौन है? द जनरल मैनेजर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट shall undertake an inquiry or verification of detail of income registration submit by enterprise। वो इंक्वायरी करेगा। thereafter the matter will be forwarded, उसकी इंक्वायरी के बाद मैटर फॉरवर्डेड किया जाएगा with necessary remark to the director or commissioner or industry secretary concerned with the state court। वो मैटर आगे ट्रांसफर हो जाएगा। डायरेक्टर और कमिश्नर और इंडस्ट्री सेक्रेटरी after issuing a notice to the enterprises or after giving an opportunity to present its case and based on its finding may amend the detail or recommend the Ministry of Micro, Small or Medium Enterprises, Government of India for cancellation of उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो जैसे इंडस्ट्री सेक्रेटरी इसमें रिकमेंड करेगा, डायरेक्टर या कमिश्नर जैसे रिकमेंड करेगा, उसके बेस पर ये रजिस्ट्रेशन कैंसल भी हो सकता है। अब is there any penalty for contravention of the above mentioned provision? इतना सारा कानून आ गया और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कुछ गलत देते रहो, कुछ भी इंटीमेशन गलत फाइल करते रहो और आप पे कोई पेनल्टी और जुर्माना ना लगाया जाए। तो here also there is a penalty provision। क्या पेनल्टी प्रोविजन है मैं आपको बताता हूं। whoever intentionally misrepresents or attempts to suppress the self-declared facts and figures appearing in the Uddam registration or updation process shall be liable to such penalty as specified in section 27 of the act। section 27 of the act में जो भी कहा गया है उतनी पेनल्टी आपको लगेगी। section 27 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 state that the penalty for contravention of section 8 or section 22 or section 26, whoever intentionally contravenes or attempt to contravene or abates of the contravention of the provisions contained in section 8 subsection 1 or section 26 subsection 10 shall be punishable in case of first conviction। पहली बार कुछ गलत दिया which may extend to ₹1000, तो 1000 रुपए का जुर्माना है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी। इन केस ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन दूसरी बार गलत दिया तो 1000 रुपए तो लगेगा लगेगा, लेकिन 10,000 रुपए तक हो सकता है। और अगर कोई बायर सेक्शन 22 के प्रोविजंस को कंट्रोवेन करता है तो उस पर जो पेनल्टी लगाई जाएगी, जो फाइन लगाया जाएगा, वो 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। अब बात आती है, क्या ये उद्यम रजिस्ट्रेशन जो होना है ये स्टार्ट हो चुका है? ये उद्यम रजिस्ट्रेशन जो होना है क्या ये स्टार्ट हो चुका है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2020 को ये पोर्टल लॉन्च करना था। 1 जुलाई 2020 को ये पोर्टल लॉन्च करना था। 1 जुलाई 2020 को तो ये सोचना नहीं हो पाया, लेकिन आज साइट कुछ चल रही थी तो मैंने एक स्नैपशॉट लिया है। ये स्नैपशॉट उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का ही है, जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये स्नैपशॉट उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का ही है। यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऊपर पहले गाइडलाइन आ रही है जिसके तहत ये सारा काम हो रहा है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देख लिया उसके चक्कर में सारे काम हो रहे हैं। MSME family is committed to make Atmanirbhar
Bharat entrepreneur. Just take few simple steps to make enterprise of your dream. That is Uddam registration. Uddam registration क्या है? For new enterprises who are not registered yet as a MSME. पहला जो ये लाइन आ रही है, जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है, ये आप देखेंगे, ये उन एंटरप्राइजेस के लिए है जो अब तक एमएसएमई के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, और दूसरा उन लोगों के लिए लिंक है जो ऑलरेडी रजिस्टर थे, अब जिन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन रीसीक करना है। अब अगर आप स्क्रीन खोलते हैं, पहले वाली कैटेगरी में आप नहीं है, तो ओपन होते ही ये आपसे आधार नंबर मांगेगा, और आधार नंबर आप डालते ही आपका नेम आ जाएगा, और आपके आधार नंबर से लिंक मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ये स्क्रीनशॉट में जैसा कि मैंने दिखाया है, ये स्क्रीन आपको नजर आएगी, और इसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। अगर आपका पहले से है तो ये आपसे अधोग आधार नंबर मांग रहा है, आपसे आधार नंबर नहीं मांग रहा, आपका पुराना जो अधोग आधार नंबर था वो मांग रहा है, और अधोग आधार रजिस्टर कराते हमें आपने जो मोबाइल दिया था उस पर ओटीपी जाएगा। तो दोनों के लिए अलग अलग लिंक है माय डियर फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। अगर आपने नया उद्यम रजिस्टर कराना है तो ऊपर वाले पे क्लिक कीजिए, अगर आपका ऑलरेडी अधोग आधार था और आपने रिकन्वर्ट कराना है उसे उत्तम रजिस्ट्रेशन में, तो नीचे वाला टिक कीजिए। दोनों सिचुएशन में ये हो जाएगा। अगली वेबिनार में हम ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप दोनों सिचुएशन में उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसकी चैलेंजेस को कैसे मेट आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब पार्ट 2 में, जो आज की वेबिनार का हमारा पार्ट 2 था, अभी कोविड-19 के चलते इनकम टैक्स की कुछ डेडलाइंस को आगे बढ़ा दिया गया है। मेन डेडलाइंस हम जल्दी से शेयर करेंगे आपके साथ। एक्सटेंडेड इनकम टैक्स डेट ड्यू टू कोविड-19 पार्ट 2, 24 जून 2020 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें कुछ डेटों को आगे बढ़ाया गया है, जो मैं फटाफट आपसे शेयर करूंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो रहा है, टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। फटाफट से हम शेयर करते हैं। द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ओरिजिनल एज वेल एज रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 जुलाई 2020। जो कोविड-19 के कारण आपकी 18-19 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न रह गई थी या असेसमेंट 19-20 की रिटर्न पेंडिंग थी, उनके लिए रेट 30 जून थी। इसे सरकार ने एक बार फिर बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। ये ओरिजिनल और रिवाइज्ड रिटर्न दोनों के लिए लागू रहेगा। दूसरी चीज आपके लिए ये है कि जो आपकी ऑडिट होने थे 19-20 फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न की डेट है वो आपको पहले ही पता है, जहां पर आपका ऑडिट होना है या नहीं होना। 31 जुलाई और 30 सितंबर दोनों वाली डेट को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है, और ऑडिट की डेट जो 30 सितंबर थी उसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। ये एक बड़ी अच्छी रिलीफ आई है। ये आई है असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। ये मीडियम वर्ग वाले लोग जो हैं उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए, एक रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। ये स्टेप क्या कह रहा है कि अगर आपका कोई 234A का ब्याज बनता था लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का, और अगर आपकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की लायबिलिटी जो है 1 लाख रुपए तक है, तो ऐसी दिशा में जितना भी डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट था वो माफ होगा इस साल के लिए। In order to provide relief to small medium class taxpayer, the deadline for the payment of self-assessment tax in case of taxpayer whose self-assessment tax liability is up to 1 lakh, जिसकी liability 1 lakh तक है, has also been extended to 30th November 2020. वो 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। However, it is clarified that there is no extension of date of payment on self-assessment tax for the taxpayer having assessment tax liability exceeding 1 lakh. जिनकी 1 लाख से ज्यादा सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी है उनको कोई राहत नहीं है, सारी की सारी राहत उन्हीं को है जिनका टैक्स 1 लाख से कम बनेगा, वो भी सेल्फ असेसमेंट। In case whole of the self-assessment tax shall be payable by due date specified in Income Tax Act, and delayed payment would attract no interest under Section 234 of the IT Act. इसके बाद जैसे कि आपको पता है 80C, 80D, 80G
जितना भी पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A था उनकी डेट्स को भी बढ़ाया गया था, पहले 30 जून तक। अब कोविड-19 के चलते चाहे रिटर्न 31 जून तक है, 31 जुलाई 2020 तक है, तो इन्वेस्टमेंट की लिमिट को भी 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। कैपिटल गेन के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी थी उसकी समय सीमा को भी पहले 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया था, अब सेक्शन 54 टू 54GB तक की लिमिट को भी 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जितने भी आपके सेक्शन 10A 10AA के बेनिफिट लेने थे, जो फ्री ट्रेड जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मिलते थे, जिसके लिए नेसेसरी अप्रूवल आनी थी, जिसकी डेट 30 सितंबर 2020 थी, इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया। यानी फ्री ट्रेड जोन के लिए या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जो अप्रूवल 31 मार्च 2020 से आनी थी, उस समय सीमा को बढ़ाकर सितंबर 20 तक बढ़ा दिया गया, सितंबर 30 2020 तक बढ़ा दिया गया है। एक्सटेंशन ऑफ वेरियस टाइम लिमिट अंडर डायरेक्ट टैक्स एंड बेनामी लॉ, इसको भी बढ़ाया। टीडीएस की रिटर्न की डेट को भी बढ़ाया गया है। टीडीएस की रिटर्न की डेट के लिए क्या किया गया है, अगर आपकी गवर्नमेंट डिडक्टर हैं और आपकी टीडीएस की रिटर्न जानी है तो पहले ये डेट 30 जून थी पिछले साल के लिए, अब इसे बढ़ाकर 15 जुलाई किया गया है, और नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर के लिए ये 31 जुलाई किया गया है। और टीडीएस सर्टिफिकेट जो 16 और 16A आपने देने हैं उसकी लिमिट को बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 किया गया है। इसके अलावा कोई भी आधार पैन लिंकिंग की जो प्रक्रिया थी वो 31 मार्च 2020 तक पूरी होनी थी, फिर बढ़ा के 30 जून 2020 कर दिया गया था। अब एक बार पुनः सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। 9% की जो डेट थी, the reduced rate of interest on delayed payment on taxes and levies specified in ordinance shall not be applicable for payment made after 30 जून 2020। जो 30 जून 2020 के बाद पेमेंट करोगे उस पर रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट का 9% का नहीं लगेगा, पूरा लगेगा। तो ये कुछ चेंजेस थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आपके कोई क्वेरीज हैं तो वो ले रहते हैं, और टैक्स की पाठशाला का हिस्सा बनने के लिए, मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेरीज हैं वो आपसे मैं ले रहा हूं। पहला सवाल है सुरेंद्र सूद जी का। सुरेंद्र सूद जी का जो सवाल है ये है, डियर सर प्लीज सजेस्ट फॉर कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी whether WD as per last ITR is to be taken। सुरेंद्र जी ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या WDV एज पर लास्ट ITR इज टू बी कंसीडर। नहीं सुरेंद्र जी, मैंने पहले भी बताया है, आपने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी देखनी है, ना कि प्लांट एंड मशीनरी की रिटन डाउन वैल्यू। इसमें हमेशा ग्रोस वैल्यू ही देखी जाएगी। सर इस GST इज कंपल्सरी फॉर पार्टनरशिप फॉर्म आल्सो। 31 मार्च 21 तक तो आप कह सकते हैं छूट होगी, मेरी समझ से 31 मार्च 21 के बाद आपको GST नंबर से ही लिंक करना पड़ेगा। ये गुरिंदर सिंह जी का क्वेश्चन था। उसके बाद सुरेंद्र सूद जी का एक क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू इज टू बी टेकन फॉर सेकंड हैंड मशीनरी, whether second hand purchase value is to be taken or the original cost to the first owner is to be considered। Sir, you have to consider which investment you have made in plant and machinery। Suppose you have purchased, original cost है plant and machinery की 5 लाख रुपए, आपने परचेज की 2.5 लाख रुपए में, तो मेरी समझ से इन्वेस्टमेंट जो आपकी हुई है प्लांट एंड मशीनरी में वो 2.5 लाख रुपए की हुई है। तो बिना GST के जो वैल्यू है वो आपने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को कंसीडर करते हुए देखना है। उसके बाद सर, वेदर व्हीकल will also be included in plant and machinery because as per the definition of plant and machinery as per income tax vehicle are also include plant and machinery। जी गुरिंदर जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका, क्योंकि अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है सरकार ने, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की वही परिभाषा होगी जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है। इनकम टैक्स 61 में प्लांट एंड मशीनरी में व्हीकल्स भी इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी काउंट करने के लिए व्हीकल को इंक्लूड किया जाना चाहिए।
इसके बाद सुरेंद्र जी का एक और क्वेश्चन है, इन केस सेकंड हैंड परचेस्ड मशीनरी इट्स ग्रॉस वैल्यू एज पर आईटीआर वुड बी द कॉस्ट टू अस एज वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट ओनर। इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं। हाँ, प्लीज शेयर पीपीटी इन प्लीज। कन्हैया जी, ये पीपीटी अभी आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, आपकी मेल पे आ जाएगी। अगर नहीं मिली तो पीपीटी मेरे को मेल मार्क कर दीजिए, मेल पे मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। वंदना रहेजा जी, सर काइंडली प्रोवाइड मी द पीपीटी। पीपीटी आपको मिल जाएगी। प्लीज शेयर वीडियो रिकॉर्डिंग थ्रू ईमेल आईडी। हर कोशिश करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग अगर पूरी कंप्लीट हुई है तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको दे देंगे। सुरेंद्र टू मी प्लीज टेक क्वेश्चन। सुरेंद्र जी, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन टेक फ्रॉम हियर। मैं भी अवेलेबल हूं 2 मिनट तक। कोई भी है, कोई क्वेश्चन और लेना चाहता है तो ले सकता है। आई एम लाइव फॉर 2 मिनट्स मोर। हम टैक्स की पाठशाला में सर इसी तरह की वेबिनार की सीरीज लेके आएंगे और अब हम कोशिश करेंगे कि हम नई जनरेशन के लिए, यूथ के लिए प्रैक्टिकल डेमोस लेके आए कि हर चीज कैसे होगी। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम उद्यम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार लिया जाना है, इसका एक आपको प्रैक्टिकल लाइव डेमो दें, आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाएं कि इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा। तो यही कोशिश है हमारी टैक्स की पाठशाला के थ्रू, जिसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आज का वेबिनार आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपको इसकी पीपीटी और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, और आप चाहें तो इसे दूसरे के हाथ भी शेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आया है, इफ वी हैव बाउट ए कंपनी फ्रॉम एनसीएलटी देन प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू इन आवर आईटीआर इज टू बी टेकन or of the previous owner, or at what price you have bought the machinery. The price at which you have bought the machinery will be considered as the value of investment. Otherwise, you have to take the value from some valuer, as per my opinion. Any more question? Otherwise, we closing today's session. Any question you want to ask, please ask. Otherwise, good morning or good evening, sir. Good evening, everyone. Meet you again on next Saturday. Thank you.